गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आपके लिए पॉलिटी की एक बेहतरीन सीरीज लेकर आ रहे हैं जो आपके एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे। यह सीरीज एमसीक्यू के माध्यम से होगी, बट हम आपको अधिक से अधिक और साधारण भाषा में इन एमसीक्यू को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, इसमें एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, इसमें पहला टॉपिक होगा। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कैसे भारत में संविधान की नींव पड़ी, कैसे इस संवैधानिक विकास में संविधान सभा का गठन हुआ। इन सब के बारे में हम भारत के संवैधानिक विकास जो हुआ है इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। 1773 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। और भारतीय संविधान को हम दो भागों में बांटेंगे। ब्रिटिश कंपनी के अधीन भारत जो 1773 से 58 तक रहा, 1858 तक, और ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत जो 1858 से 1947 तक। हम अध्ययन की दृष्टि से इन्हें साधारण भाषा में दो भागों में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं किस एक्ट की हमें क्या क्या शर्तें थीं। तो देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी. भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही होगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो देखते हैं इसमें कौन सा हमारा आंसर सही होगा। ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. पिट्स का भारत अधिनियम 1784 जिसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, सी. चार्टर एक्ट 1813, डी. चार्टर एक्ट 1833। तो देखते हैं इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था जिसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसमें 3 शर्तें और थीं, जैसे कि एक प्रमुख इम्पोर्टेंट रहता है कि बंगाल की गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी थी, इन सब का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया था? गवर्नर जनरल। गवर्नर को गवर्नर जनरल इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया था। और इसमें एक मुख्य बात यह थी कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण भी इसी एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। किस एक्ट के तहत? 3 मुख्य बातें थीं इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। एक तो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, बंगाल पर गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त करना, और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखते हैं इसमें कौन सा हमारा सही आंसर होगा। ए. भारत परिषद अधिनियम 1861, बी. भारत सरकार अधिनियम 1909, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919, या डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही जाए तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थापित किया गया था, जिसे कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। देखो, पिछले क्वेश्चन में सर्वोच्च न्यायालय था, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय,
जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पास किया गया था। अब ये 1935 में संघीय न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो इसमें भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर थे, जबकि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय था कोलकाता वाला, इसमें कौन थे? एलिजा एम्पे थे वहाँ के मुख्य न्यायाधीश, और यहाँ मॉरिस गोयर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। सूची क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। हमें इन सूची में मिलान करना है कि कौन एक्ट कब आया था। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो 2 सही है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसे नियामक अधिनियम हिंदी में कहते हैं। सी जो है लिखा है इंग्लिश मिशनरीज को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है, इसमें हमारा तीसरा सही होगा, चार्टर अधिनियम 1813। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। और ये चौथा जो है डी जो है 4 होगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है किस एक्ट के तहत की गई थी? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत की गई थी। तो हमारा इसमें आंसर नंबर बी सही रहेगा। और फिर से मिला लेते हैं। ए 2 से मिलेगा, बी 1 से मिलेगा, और सी 3 से मिलेगा, और डी जो है 4 से मिलेगा। यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंग्लिश मिशनरीज आए थे चार्टर एक्ट 1833 में, और गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना हुई थी 1833 चार्टर एक्ट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ए 1909 के अधिनियम में, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखेंगे इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा सही होगा। बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। द्वैध शासन की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, कहाँ द्वैध शासन में नियुक्त? केंद्र में द्वैध शासन की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत देखो अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और मॉरिस गोयर उसके मुख्य न्यायाधीश थे। अब यहाँ और देखो क्या टर्म एंड कंडीशन हुई। इसमें देखा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर केंद्र में द्वैध शासन की भी स्थापना की गई, जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। किसमें? इसी एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, जो 1935 अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों के 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक रिजर्व एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? देखो अभी ये क्वेश्चन फिर से बना है, किस एक्ट के तहत किया गया था? बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935, या भारत शासन अधिनियम 1919, या भारत परिषद अधिनियम 1909, या डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को पिछली में क्वेश्चन में डिस्कस किया है, और बस ध्यान देने वाली बात है कि यह कब हुआ था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब हुई थी? भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत। हमारा इसमें आंसर नंबर ए सही है। और अभी एक्सप्लेन किया था कि जो 1935 के एक्ट के तहत कौन कौन से हुआ था। एक भारत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, और इसी एक्ट के तहत बताया गया था अभी कि प्रांतों में द्वैध शासन जो था उसे समाप्त कर दिया गया था। और द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट वो आया था, क्या बोलते इसमें, मार्लिमेंटो सुधार आया था।
और भारत परिषद अधिनियम 1892 तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। क्या हुआ था इसमें, भारतीय परिषद अधिनियम ने भारतीय कार्यों में वृद्धि की थी बजट पर बहस करने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। तो इसमें आपको चूज करना है, देखना है कि इसमें तीन में से कौन एक, केवल एक सही होगा या दो तीन सही होंगे, या सी का एक तीन सही होगा, या डी का एक दो तीन तीनों सही होंगे। तो देखते हैं 1919 एक्ट के तहत क्या हुआ था। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो देखो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसको कि 1919 में ही प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, व्यवस्था की गई थी। फिर लिखा है 2 में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तो ये गलत है, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यह मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई थी, जिसे हम पार्लियामेंट सुधार कहते हैं। और इसमें तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट कहता है, तो इसमें देख लीजिए 1 2 जिसमें 2 गलत हो तो 2 से देखेंगे तो आपका बी कट जाएगा और डी कट जाएगा। अब देखते हैं केवल एक सही है या एक तीन सही है। तो इसमें हमारा अब देखते हैं तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा केंद्र द्वारा प्रांतों का विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो देखो ये भी मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा और 1 और 3 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो इसमें हम बात करते हैं भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई, बताइए भाई। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी होगा। अभी अभी बताया था कि विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन कब आया था। इसमें आंसर नंबर सी सही होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, जबकि केंद्र में द्वैध शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा आया था। और जो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 को आया था उसे 1935 में समाप्त कर दिया गया था। और इसमें बी को समझने का प्रयास करेंगे कि 1909 जो है भारतीय काउंसिल एक्ट के आया था, तो इसमें मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का मंडल बनाया गया था। और 1892 में अभी अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, 1892 को क्या हुआ था, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और इसमें हमारा ऑप्शन क्या है सही, आपने बताया नहीं, इसमें ऑप्शन हमारा होगा सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो हमने बताया ए 1861 एक्ट, 1917 एक्ट, या सी 1919 एक्ट, या डी 1915 एक्ट। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही है। 1919 एक्ट के तहत देखो MPPCS प्री में आया था। तो इस एक्ट में जो 1919 में द्विसदनीय विधायिका थी, क्या थी केंद्र में, तो हम इसमें पढ़ते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। एक था ऊपरी सदन, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होते थे और जबकि 26 मनोनीत किए जाते थे। ठीक है। एक निचला सदन था, जिसे केंद्रीय विधानसभा या हिंदी में केंद्रीय विधानसभा और इंग्लिश में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। कौन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 3 वर्ष के लिए होती थी, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट कितना 5 वर्ष के लिए होता था। यह 3 वर्ष के लिए होती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें 144 सदस्य होते थे, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत किए जाते थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, बताइए भाई। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में राष्ट्रपति के अध्यादेश को निर्गत किया गया है, या भारत सरकार अधिनियम 1935,
या सी भारत सरकार अधिनियम 1909 या डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या किया गया है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति हमें यहीं से मिलती है। और इसमें पहले जो था यद्यपि क्या है कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की थी। तथापि भारतीय पर संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति आर्टिकल कितने में है आप बताइएगा, ऑप्शन में ज़रूर बताइएगा, अर्थात कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर लिखिए कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है किस आर्टिकल के तहत और किस एक्ट के तहत ली गई थी। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है। तो देखते हैं इसमें आंसर नंबर क्या होगा। ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और इसका सी देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें देखते हैं इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही होगा, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में क्या था, इसमें था कि साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा यानी कि 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन ने भागीदारी हेतु मुख्य आधार बना लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है। यही जो इसमें जो है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा था, यही तो यूनियन ऑफ स्टेट यानी केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख किस में किया गया है, मतलब ये देश में का कारण बना। देखते हैं इसमें क्या है, ए माले मिंटो सुधार 1909, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 या सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा, ब्रिटिश शासन काल के दौरान। इसमें क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 सी सही होगा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। क्या आप बता सकते हैं ये कब हुआ था? अभी जस्ट डिफाइन किया गया है कि केंद्र में द्वैत शासन भारत में कब लागू किया गया था। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी 1935 के एक्ट के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन में लागू किया गया था। यही क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा भाषा में परिवर्तन होता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें इन पर ध्यान देना है ये कौन से क्वेश्चन हैं। और मैंने इस 1935 अधिनियम को, भारत सरकार 1935 अधिनियम को डिफाइन किया था। इसमें क्या है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था और रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो इसमें विषय थे, भारत राज्य सचिव के परिषद को भी समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर और इसमें और क्या हुआ था, और मैंने बताया था कि इसमें केंद्र में द्वैत शासन तो समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वैत शासन के तहत जो विषय भी थे ये भी बता दिया।
तो देखते हैं। और इसमें इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1935 के तहत की गई थी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। बताओ, अब भी जस्टिस को एक्सप्लेन किया है, कौन होगा इसमें? तो इसमें हमारा आंसर बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन है। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसमें अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, और जबकि प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त करना, ये अभी किस एक्ट के तहत जारी किया गया था। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 ही मूल आधार बना था हमारे संविधान का, जिससे अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को प्रदान हुई थी। अभी जस्ट इसे एक्सप्लेन किया है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा? आंसर नंबर ए सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही इस एक्ट का, इसे हम कहा जाए तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही है लगभग। इससे भारत के बहुत से आर्टिकल संविधान के इसी एक्ट के तहत लिए गए थे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? देखते हैं इसमें संघीय शासन की व्यवस्था किसने दी थी भाई। ए भारत सरकार अधिनियम 1909 ने, या बी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 में, डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 में। बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग क्या है। अभी जस्ट से एक्सप्लेन किया है, सो इसमें आंसर नंबर हमारा सी सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय शासन की व्यवस्था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना और प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त करना। और इसमें द्वैत शासन के तहत जो संघीय विषय थे इन्हें दो भागों में बांटा गया था। इसे आरक्षित जिसे रिजर्व, और दूसरा था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जैसे हस्तांतरित विषय। ये दो टाइप के इसमें विषय थे जो और इसमें भारत का जो राज्य सचिव की परिषद थी उसको भी समाप्त इसी एक्ट के तहत किया गया था। किस एक्ट के तहत किया था? इसी एक्ट, यानी इसी एक्ट मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के तहत यह व्यवस्थाएं लागू हुई थीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? हाँ, तो अब इसमें देखिए, इसमें अभी हमने जो एक्ट डिफाइन किया है उसमें शायद इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये भी 1935 एक्ट के तहत किया था। इसमें संघीय विधानपालिका को या दूसरा बी प्रांतीय विधानमंडल को किसको अवशेष शक्तियाँ प्राप्त थीं? या गवर्नर जनरल को, या डी प्रांतीय गवर्नर को। तो इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा? सी सही है, गवर्नर जनरल को। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। अब अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं? जो शक्तियाँ संघ सूची और राज्य सूची के संबंध में न संघ में हैं और न वो राज्य में है, वो शक्तियाँ जो केंद्र राज्य का बंटवारा होता है, जिसमें न केंद्र के पास संघ जो होती संघ सूची में नहीं है और राज्य सूची में विषय में नहीं है और समवर्ती सूची के विषय में भी नहीं है, तो वो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, या जिसे अवशेष शक्तियाँ भी कहते हैं। अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो प्रेजेंट टाइम में हैं, इस समय भारत में किसको प्रदान हैं? यह भारत के राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? अब देखते हैं इसमें क्या है, क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1935 ही है।
तो इसमें पूछ रहा है कि इस स्वीकार किया गया है भारत संविधान में ये किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी एवं नहीं है। क्या नहीं है भाई बताओ, इसमें नहीं है, क्या नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम, इसमें हमारा आंसर नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान, इस 1935 से मिला। यह विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि हुई। यह एक संघ की योजना पर विचार किया गया। यह विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को संवाचित किया गया। यह नॉमिनेटेड, संवाचित मतलब नॉमिनेटेड किया जाना। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए जो है ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो है देश के लिखित संविधान की बात कही गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख कहीं नहीं किया गया था। और भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों जो है विकल्प हम देख रहे हैं, तीनों सही हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1935 में ये तीनों विकल्प जो है सही हैं, जो वो समाहित हैं किसमें, 1935 एक्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा जिसे प्रेजेंट टाइम में हम म्यांमार कहते हैं। तो अभी तो देख रहे हो कितना विद्रोह मचा था उधर, जो तख्ता पलट हुआ था, तो उसी बर्मा की बात कर रहे हैं। यह पहले भारत का अभिन्न अंग था। इसे किस एक्ट के तहत इसे भारत से अलग किया गया? तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो देखते हैं भाई इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा। इसमें हमारा आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो 1935 मैंने कहा था काफ़ी आर्टिकल जो है, आज हम प्रेजेंट टाइम में काफ़ी आर्टिकल जो है 1935 से ही लिए गए थे। और 1935 में देखो ये बर्मा भी भारत से अलग हुआ था। अखिल भारतीय सेवाओं संघ की स्थापना हुई थी। केंद्र में द्वैत शासन की भी स्थापना हुई थी। इसमें संघीय विषय को दो भागों में बांटा था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय दो थे। और इसमें भारत के राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बताइए किसके तहत किया गया था। ए, साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम। अच्छा आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, कब आगमन हुआ था इसका, और कब इसकी नियुक्ति हुई थी। तो इन दोनों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें। बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। अच्छा क्रिप्स मिशन के बारे में भी आप लिखें कमेंट बॉक्स में कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा आंसर। इसमें हमारा कौन सा बताइए, इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यह एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में ही पेश किया गया था कि हम भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको लिखित संविधान दे देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एलिवेट बिल का उद्देश्य क्या था। भाई जो उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एलिवेट बिल जो आया था, एलिवेट बिल जो आया था, तो रिपन के शासनकाल में एलिवेट बिल का जो उस समय गवर्नर कौन थे, शायद रिपन थे। तो इन रिपन ही एलिवेट बिल को लाए थे। तो इस एलिवेट बिल में क्या था, इस मतलब ये क्या डिफाइन करता है। जहाँ तक देखते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ये जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था,
जो भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। बी, देश की प्रेस स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। या सी, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो बताइए, इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है। 1883 में लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक का प्रस्ताव किया था, जिसे एल्बर्ट बिल कहा गया था। उन्हें जो प्रस्ताव लाए थे, इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की भी सुनवाई कर सकते थे। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। पहले यूरोपियों के लिए जो थे अंग्रेज, उनके लिए अलग न्यायालय था और भारतीयों के लिए अलग न्यायालय की व्यवस्था थी। लेकिन एल्बर्ट बिल के तहत यह संभव हो सका कि यह दोनों के लिए एक समान, जो भारतीय मजिस्ट्रेट थे वो भी उनकी सुनवाई कर सकते थे। तो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।